सोने और चांदी के बढ़ते दामों ने लोगों की कमर तोड़ दी है। सोना पिछले 4 दिन में 1,75,000 का रेट पार कर चुका है, तो चांदी 3,80,000। हालांकि 30 जनवरी को दोनों के भाव में मामूली राहत जरूर देखी गई, लेकिन समस्या इससे खत्म नहीं होती। सोने और चांदी के भाव ने सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों के लिए खड़ी की है। उनके लिए मुसीबत बन गई है। वो करे तो क्या करें। भारत में सोना और चांदी केवल एक धातु नहीं है या फिर सेविंग और व्यापार का एक जरिया नहीं, बल्कि इससे लोगों के इमोशंस जुड़े हैं, परंपराएं जुड़ी हैं। और ऐसे में जब सोने और चांदी के दाम बढ़ते हैं तो सबसे पहले आम आदमी माथा पकड़ लेता है। आखिर पिछले कुछ सालों में सोने चांदी के रेट्स में तूफानी उछाल क्यों आ रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है और कब इससे लोगों को राहत मिल सकती है? मिलेगी भी या नहीं? क्या ऐसा हो सकता है कि फिर से सोना 1 लाख से नीचे आ जाए? आज इसी मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ रिएक्शंस आपको सुनने चाहिए। खरीदारी बहुत कम है, सब गिरवे वाले ही आ रहे हैं। खासकर कोई रखना आ रहा है, कोई छूटा ना रहा, कोई बेचना आ रहा है। खरीदी की खपत तो इधर बहुत कम हो गई है। आखिर तो खत्म होता जा रहा दिन पे दिन। गोल्ड व्यवसाय दोनों तरफ से खत्म हो रहा है, बाजार खत्म हो रहा है। पर बाकी जो है वो तो चलेगा, पर बाकी अब जिसको जो बड़े पूंजीपति है वो लेंगे, वो तो लेंगे ही लेंगे। सर मैं आया था आज अंगूठी लेने यहाँ पे, तो 5 ग्राम की अंगूठी का भाव पूछा तो इन्होंने बताया कि 1,70,000 है। अब 80,000 रुपये की अंगूठी कैसे खरीदें? ग्राहक का बहुत असमंजस में स्थिति रहती है। ग्राहक सिर्फ पायल भी खरीदने आता है तो उसको 8 से 10,000 रुपये की पायल पड़ रही है, तो वो उसके लिए बहुत टफ पड़ रहा है। अभी एक ऐतिहासिक तेजी हमको इस साल चांदी में देखने को मिली है। चांदी दीपावली पे ही चांदी 1,80 थी और जो आज मात्र 3 महीने बाद 3,80,000 हो गई। 2 लाख की तेजी, जिसकी कल्पना न किसी सराफा व्यवसायी ने की थी, न ही ग्राहक वर्ग ने की थी। अस्थिर हो गया है, तेजी मद्दी इतनी हो गई है ऊपर से नीचे तक कि ग्राहक टिकता ही नहीं है। शादी होगी तो मैनेज तो आदमी करता ही है कैसे, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। तो महंगे जेवर खरीदेगा तो निश्चित ही उसको जो है कहीं न कहीं प्रभाव पड़ेगा उसका। निश्चित रूप से अन्य खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। और चूंकि सोना चांदी के जो जेवरात यहाँ खरीदने और पहनने का जो शौक है ना, वो लोगों में आज भी बरकरार है। को तो कह रहा हूँ सरकार के ऊपर ही तो है ना, क्यों कम नहीं कर सकती हो? भाव बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहे हैं तो उससे बिजनेस में फ़र्क तो आता ही है, पर ठीक है, जिनको ज़रूरी है वो अपना सामान ले ही रहे हैं। देखिए, सोने और चांदी की जो कीमतें अभी आप इतनी बढ़ती हुई देख रहे हैं, मैं खुद एक बायर हूँ, मैं खुद यहाँ पर अभी परचेस करने ही आया हूँ। तो अभी वैश्विक जो डिमांड है सोने और चांदी की, वो इसलिए मुझे लगता है इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि विश्व की जो सुपर पावर कंट्रीज़ हैं, सबको ये लग रहा है कि अब डॉलर पे डिपेंडेंसी कम होनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। सोने से ज़्यादा चांदी का रेट, एक्चुअली मैं भी अभी चांदी ही खरीदने आई थी। मैं बैंक में हूँ, हमारे एक सर का रिटायरमेंट है कल, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग एक्चुअली चांदी की प्लेट खरीदने आए थे कि उसमें कुछ अच्छा सा मैसेज दे के हम उनको गिफ्ट कर सकें। बट चांदी का रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम चांदी से अभी कुछ दूसरे चीज़ में स्विच किए हैं, तो इतना ज़्यादा अनकंट्रोल हो गया है कि हम आज सोचते हैं कि आज अगर मुझे कुछ खरीदना है चांदी का या सोने का, और अगर हम आज लेट हुए, हमारा कुछ काम है, हम 2 दिन लेट हुए, तो वो इतना ज़्यादा रेट बढ़ जाता है कि वो कंट्रोल से बाहर हो रहा है। आम आदमी के पहुँच के तो बाहर है ही। अब बढ़ती कीमतों, सब महंगाई को देख के और ग्लोबल सिचुएशन को देख के रेट आसमान जा रहे हैं। बट अब क्या करें, शादी भी आए तो लेना तो पड़ेगा ही। पहले के भाव में लिए थे, अभी भी ज़रूरत है तो अब लेना ही पड़ेगा, शादी है घर में तो। वहीं भोपाल और इंदौर में लोगों का सोने चांदी के भाव को लेकर क्या कहना है, वो भी आप सुनिए। बहुत प्रभावित हो रहा है, ग्राहकों के बजट बिगड़ चुके हैं। उनको जो चीज लेनी है उसके अंदर बहुत घटा के ले रहे हैं, और कोई तो वापस भी जा रहे हैं भाव सुन के। सोने तो देना तो ठीक है, लेकिन चांदी भी आज की तारीख में कोई नहीं दे सकते हैं, वो भी नहीं दे सकते हैं। व्यापार में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। एक स्थिर भाव हो जाएगा तो व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। मेरा मानना है कि जब तक एमसेक्स को चांदी सोने से हटा दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए, इसके तो 2-3 कारण हैंगे। एक तो मेन जो है, अभी ये जो इलेक्ट्रॉनिक जितने सामान आ रहे हैं, बैटरी हो, सोलर प्लांट हो, कुछ भी हो, तो उसके ऊपर चांदी का जो है खपत बहुत अधिक मात्रा में लग रही है। दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं जो हैगा, जब ये अस्थिरता होती है, जैसे आज भी जो है अमेरिका बोलता है कि हम रूस पे अटैक करेंगे, इससे संबंध कर लेंगे,
नए टैक्स लगाएंगे, जो इस चाइना करेगा कांटेक्ट तो हम उससे टैक्स लेंगे। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं इस भाव को जो प्रभावित कर रही है। सोना चांदी का रेट दिन पर दिन जो इतना बढ़ता जा रहा है तो मतलब हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं कि ले। सोच रहे हैं आप? कठिन तो बहुत हो गया है। मेरा तो ये मानना है कि हम लोग को सोना चांदी खरीदना ही नहीं चाहिए। मैं तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर बिलीव करती हूँ। आजकल मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने लगी। नहीं खरीद पा रहे भैया, कुछ भी नहीं खरीद पा रहे। क्या खरीद पा रहेंगे? इससे बढ़ेगा तो कैसे काम चलेगा? ये आजकल पहनना तो दूर हो गया है। सोना आजकल जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, जैसे हम प्रॉपर्टी रखते हैं अपने फ्यूचर के लिए, वैसे आजकल सोना हो गया है। पहनना तो अब दूर की बात हो गई। तो जो रखा है मैं वही बेचने का सोच रहा हूँ। अच्छा। और वो अब दूसरे बिजनेस में लगाने का सोच रहा हूँ। आज मुझे अगर एक 1-1.5 महीना पहले अगर मालूम होता ऐसा, तो मैं काफ़ी सोना खरीद के कुछ इधर उधर से लोन लेके और गोल्ड बना लेता। सोना चांदी महंगी होने से हर दुकानदार को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है कि उसका माल जो है बिक नहीं पा रहा है। तो आखिर क्यों हो रहे हैं सोने चांदी के रेट आउट ऑफ कंट्रोल? इस शो में आज हम यही डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र मेहता सर हमारे साथ जुड़े हैं। आप नेशनल सेक्रेटरी हैं IBJK, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। ओमनाथ शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप अर्थशास्त्री हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नवनीत अग्रवाल जी आप महामंत्री हैं सराफा महासंघ भोपाल के, आपका भी स्वागत है। जितेंद्र गोलचा जी सचिव हैं सराफा एसोसिएशन के, सर आपका भी स्वागत है। हुकुम सोनी अध्यक्ष सराफा एसोसिएशन इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र मेहता सर, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। पिछले 29 दिनों का आंकड़ा देखें तो जो सोना है वो 30,000 से ज्यादा बढ़ा है और चांदी 1,27,000 बढ़ी है पिछले 29 दिनों में। तो आखिर क्या वजह है कि सोने से आगे निकल रही है चांदी और अब लोग चांदी भी नहीं खरीद पा रहे हैं? देखिए, बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका और ये बात बिल्कुल सही है कि लोग चांदी के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े सोने के मुकाबले। इसके जो मुख्य कारण है वो ये है कि चांदी पहले इंडस्ट्रियल यूज में नहीं आती थी, बहुत कम यूज होती थी। अब चांदी की जरूरत इलेक्ट्रिक व्हीकल में पड़ती है जिसमें बैटरी का इस्तेमाल होता है, तो उसमें चांदी की खपत होती है। साथ ही साथ हम जो बार बार सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो उसमें जो सोलर पैनल लगते हैं उसमें भी चांदी की खपत होती है। तो पूरे ग्लोबल प्रोडक्शन का लगभग 60 से 65% जो है वो चांदी की खपत इंडस्ट्रियल खपत है जी। जो 35% खपत है वो ज्वेलरी और बार के अंदर इन्वेस्टमेंट डिमांड और ज्वेलरी के अंदर खपत होती है। तो चांदी की जो तेजी है वो इसकी वजह से है क्योंकि हर इंडस्ट्री को ऐसा लग रहा है जो सोलर पैनल में है या इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंडस्ट्री में है, और वो जिस भी देश में उनके व्यवसाय चल रहे हैं उन देशों को ये लग रहा है कि कहीं चांदी की शॉर्टेज हो गई तो हमें चांदी मिलेगी नहीं। और ये फैक्चुअल भी बात है जी। चांदी का जो टोटल प्रोडक्शन हर साल का 25,000 से 27,000 टन ग्लोबल प्रोडक्शन है और चांदी की जो डिमांड है हर साल की वो लगभग 32,000 टन है। तो ऑलरेडी पिछले 5 सालों से हम हर साल में 5,000 टन शॉर्टेज करते जा रहे हैं चांदी की, 5 से 7,000 टन, और इसीलिए चांदी के प्राइसेस बेतहाशा बढ़े। मैं अभी कुछ कमेंट आपके चैनल पर सुन रहा था, कई लोगों के कमेंट थे। कुछ का कहना है कि सरकार इंटरवीन करे, हम इंपोर्ट करते हैं, सरकार क्या करेगी, तो इंटरनेशनल प्राइस है। कुछ लोग कह रहे हैं कि MCX को बंद कर देना चाहिए। तो MCX इज अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इससे कुछ नहीं होता। जहाँ एक बायर होता है वहाँ एक सेलर भी होता है। तो ऐसे करने से कोई प्राइसेस कम नहीं होते और सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, अब मैं सोने पर आती हूँ। 2007 में मैं पढ़ रही थी 10,000 था सोना और आज 1.5 लाख के पार। तो क्या ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव इन सालों में हो गए कि सोना अब लोगों की पहुंच से बहुत दूर होता जा रहा है? शादी ब्याह में हम परंपरा जुड़ी है हमारी सोने से। शादी ब्याह में कितना चलता है सोना? मुझसे ही सवाल कर रहे हैं? जी 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 सर। देखिए, सोना तो सेंट्रल बैंक की लगातार बाइंग है। इसको सेफ एसेट माना जाता है, सेफ हेवन की तरह इस्तेमाल करते हैं लोग। एक कैपिटल रोटेशन साइकिल होता है, जब आपका कोई भी दूसरा एसेट क्लास नहीं चलता तब सोना चलता है। अब सोना क्यों चल रहा है? जियोपॉलिटिकल टेंशन है। हमें पता है कि कई जो बड़े कंट्री हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं, वॉर के कगार पर हैं। कई जगह पर वॉर ऑलरेडी हो रहा है। US जैसे देश ने कई टैरिफ लगाए हैं
वो टैरिफ लगाने की वजह से ट्रेड बैरियर हो गए हैं। उसके साथ ही साथ उनकी जो डॉलर है उनके डिवैल्यूएशन की वो बात कर रहे हैं। यदि डॉलर डिवैल्यू होता है तो गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और प्रीशियस, दूसरे जो प्रीशियस मेटल है वो तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। उसके साथ में जो फेड है वो इंटरेस्ट रेट घटाने की बात कर रहा है। तो तमाम असमंजस की जब स्थितियां होती है तो सोना ही चलता है। ये कैपिटल रोटेशन साइकिल है। आज इक्विटी मार्केट नहीं चल रहा, प्रॉपर्टी मार्केट रिटर्न नहीं दे रहा, बॉन्ड मार्केट रिटर्न नहीं दे रहा, और अभी अभी जो ये अचानक बेतहाशा तेजी हमें देखने मिली वो जापान की वजह से। जापान में जहां पहले 0% इंटरेस्ट रेट हुआ करता था, वहां इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, वहां इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो उन्होंने यूएस बॉन्ड को बेचना शुरू कर दिया। तो नेचुरली जब यूएस के बॉन्ड बिकेंगे, कोई खरीदने को तैयार नहीं होगा, तो गोल्ड और सिल्वर पूरा वर्ल्ड खरीदेगा, पूरी दुनिया खरीदेगी। ये सिर्फ सेंट्रल बैंक बाय करते थे, अब तो इंस्टीट्यूशन ने भी बाइंग शुरू कर दी है। कई कंपनियों ने, अभी मैं कल ही एक न्यूज पढ़ रहा था, एक इकलौती कंपनी ने 140 टन सोना पिछले 6 महीने में खरीदा है। वो एक प्राइवेट कंपनी है, जो कोई रिजर्व बैंक नहीं है, कोई सेंट्रल बैंक। तो ऐसे में सोना तो बढ़ना ही। सर, एक और पॉइंट मैं चाहूंगी कि आप उस पर छोटा सा कमेंट कीजिएगा। आप ग्लोबल टेंशन तो आपने बताया, लेकिन क्या सट्टेबाजी से भी असर पड़ता है रेट पर? बिल्कुल असर नहीं पड़ता। ये प्राइसेस ग्लोबली फिक्स होते हैं, और जो भी ये सोचता है कि इसमें सट्टेबाजी होती है, मुझे लगता नहीं कि उन्हें इसके बारे में ज्यादा जानकारी है। आप सट्टेबाजी किसी इक्विटी में एक स्क्रिप्ट में चला सकते हैं, क्योंकि आप एक कंट्री में एक एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हैं। आप ग्लोबली ट्रेड करके कहीं सट्टेबाजी नहीं चला। ठीक है, ये पॉइंट आपने क्लियर कर दिया, आपका शुक्रिया। ओमनाथ शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि ये जो सोने और चांदी के रेट्स पे उछाल आ रहे हैं, क्या ये आने वाली महंगाई के संकेत से हम इसे जोड़ सकते हैं कि आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ेगी? नहीं, बिल्कुल इसका महंगाई से तो कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, लेकिन इसका हिस्टोरिकल संबंध जरूर है कि ये कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई। ये कहानी की शुरुआत 2022 से हुई, जब रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ। रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, तो उस समय रशिया का $230 बिलियन का एक एसेट था जो यूरोप में फ्रीज हुआ। जब वो एसेट एक बैंक में रखा हुआ था, उसे फ्रीज किया, और ऐसी G7 कंट्रीज में $70 बिलियन और रशिया का था, तो टोटल $300 बिलियन जब फ्रीज हुआ, तो वर्ल्ड की जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, चाहे वो इंडिया है, चाइना है, और जो दूसरे देश हैं, ब्राजील हैं, जो डी डॉलराइजेशन की हमेशा बात करते हैं, उनको एक बात का डर हमें महसूस हुआ कि आज अगर रशिया जैसी ऐसी मजबूत कंट्री के एसेट्स को, अगर बैंक में रखे हुए एसेट्स को फ्रीज किया जा सकता है, तो डेफिनेटली ये कल को भारत हो सकता है, कल को चाइना हो सकता है, जापान हो सकता है, कोई भी दूसरी कंट्री हो सकती है। तो वहां से शुरुआत हुई थी कि डी डॉलराइजेशन कैसे किया जाए। तो सबसे सेफ हेवन और सबसे अच्छा एसेट क्लास उस समय सोना था, गोल्ड था। तो वहां से सेंट्रल बैंक्स थे, उन्होंने गोल्ड को एक्युमुलेट करना शुरू किया। उन्होंने अपनी देश की सुरक्षा के लिए, इन्फ्लेशन से बचने के लिए और डॉलर के अगेंस्ट में हेजिंग करने के लिए उन्होंने गोल्ड को परचेज करना शुरू किया 2022 से। 2022 से जब ये कहानी शुरू हुई तो वो शुरुआत गोल्ड से हुई थी। फिर होते होते क्योंकि सिल्वर का प्राइस गोल्ड से कम है, तो एक अपॉर्चुनिटी मिली कि सिल्वर ज्यादा खरीदी जा सकती है, और थोड़े समय बाद शायद सेंट्रल बैंक के बाद में इन्वेस्टर्स भी उसमें आने लगे, और एक फोमो फैक्टर भी आने लगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट का फैक्टर भी आने लगा, और जो एस्केलेट होकर के इस स्थिति में आया कि कल चांदी का प्राइस का हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में 65,000 रुपए का अंतर था, जो 65,000 रुपए एक जमाने में चांदी की 1 किलो की प्राइस हुआ करती थी। तो डेफिनेटली आज जो मार्केट है उसका, चांदी और सोने का, उसका डायरेक्टली कोई रिलेशनशिप महंगाई के साथ में नहीं है। ठीक है, नवनीत अग्रवाल जी, डिमांड पर कितना फर्क पड़ा है? क्योंकि हमने लोगों की बाइट सुनी है, लोग ये कह रहे हैं कि जो छोटे से चांदी के बिछवे थे वो भी नहीं खरीद पा रहे हैं, सोना तो भूल ही जाइए। निश्चित रूप से इस तेजी की वजह से हमारा रिटेल कस्टमर, और मैं कहूंगा कि मध्यम वर्गीय जितना हमारा उपभोक्ता था वो तो बाजार से दूर हो गया। आज 3 गुना महंगा छोटे छोटे गिफ्ट आर्टिकल्स हो गए, जो ग्राहक के उपभोक्ताओं की पहुंच से दूर हो गए। हमारे पूरे व्यापार की रीढ़ हुआ करता है मध्यम वर्गीय उपभोक्ता, और वो इस व्यापार से, इस महंगाई की वजह से दूर हो गया। बड़ा निगेटिव इफेक्ट पड़ा है। कई तो हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जहां पर गोल्ड और सिल्वर के आभूषण बनते थे, वहां बेरोजगारी का नया संकट खड़ा होने लगा है, क्योंकि बाजार में डिमांड नहीं है। ऐसे में कारीगरों को काम कहां से दें।
और वहाँ पर एक बड़ा बेरोजगारी का संकट अब खड़ा होने लगा है। छोटे छोटे कारीगर भी अब पलायन करने लगे हैं। यहाँ पर इस महंगाई की वजह से काफ़ी दिक्कत हमारे पूरे उद्योग को भी और हमारे व्यापार जगत को सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, जितेंद्र गोलछा जी, क्या लोग ऐसा कर रहे हैं कि जो लोग 24 कैरेट खरीद रहे थे वो अब नीचे आ गए हैं, 18 कैरेट पर आ गए हैं? ऐसा तो नहीं है। देखिए, जिसका अपने अपने बजट के हिसाब से जो अपना परचेज का वो रहता है वो अपने हिसाब से ही खरीदता है। कैरेट वाइज में ज्वेलरी जो सेगमेंट्स है डिवाइड हुई है। जो पहले ज्वेलरी जो बनती थी 23 कैरेट और 24 कैरेट में, वो थोड़ा सा अब फैंसी उसमें जाने के कारण थोड़ा सा ये कैरेट वाइज डिवाइड हुआ है। तो फैंसी ज्वेलरी की चॉइस बढ़ गई है, लोगों की जो यंग जनरेशन्स की जो चॉइस बढ़ गई है उसके कारण ये थोड़ा सा कैरेट वाइज लोगों का आ गया। बाकी आज भी पुराने लोग जो 22 कैरेट का या 24 कैरेट का जो सामान वगैरह जो ज्वेलरीज बनती थी उस पर ज़्यादा फोकस आज भी है। और जो ग्राहक हैं, कस्टमर्स हैं, उनमें आप देख रहे हैं कि उतने ही लोग आ रहे हैं जितने पहले आ रहे थे, या उनमें कमी दिख रही है? थोड़ा सा कमी है। जैसे भाई साहब ने बताया, अग्रवाल जी ने बताया था कि भाई कस्टमर की जो जनरल जो मध्यम परिवार जो था वो जो एक परचेज में 500, 1000, 1500 रुपये में जो एक गिफ्ट अपना चांदी का देने का, शादी में शगुन का देने का रहता था, तो वो उसमें थोड़ी सी बाकी कमी आई है। ठीक है, सुरेंद्र मेहता सर, मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं, शादी का सीजन भी है, तो IBGA के पास क्या संकेत है कि आने वाले दिनों में क्या होगा सोने चांदी का? क्या हम उम्मीद करें कि 1 लाख से नीचे आएगा, या जो भविष्यवाणी की गई है कि 2 लाख के पार जाएगा? के नीचे आएगा ऐसा बहुत मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आप देखिए इतनी सारी सेंट्रल बैंक लगातार बाइंग करती जा रही है, तो वो इस प्रकार से सोना ऑफलोड नहीं करती। जब वो एक बार खरीद लेती है तो इस तरह से सोना बेचती नहीं है जब तक कि पूरे विश्व के आर्थिक हालात सुधर ना जाए। इसलिए ये सोचना कि 1 लाख के नीचे हो जाएगा, फिलहाल मुझे ये ज्यादा लग रहा है। लोगों के पास बहुत सारे दूसरे विकल्प हैं। आप लोअर कैरेटेज की ज्वेलरी खरीदिए, आप हल्के वजन वाली ज्वेलरी खरीदिए और अपना काम चलाइए उससे। तो मेरे ख्याल से ये दूसरे जो ऑप्शन है उनको इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म अवधि के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए थोड़ा थोड़ा सोना हर महीने या हर क्वार्टर में आप खरीदिए। इस प्रकार से आप करिए तो ये एक सही तरीका होता है, इंस्टेड ऑफ प्रिडिक्टिंग द प्राइस कि भाई प्राइस क्या होने वाला। ये प्रिडिक्ट करना तो विश्व, जब जो चीज का इंटरनेशनल मार्केट प्राइस होता है, वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर जो चलता है, उसमें प्राइस प्रिडिक्शन इज जनरली इम्पॉसिबल। जी, लेकिन आम लोग जो सर देखते हैं कि अच्छा आज देख लेते हैं सोने का रेट कितना है, अगर उन्हें लगेगा उनके हिसाब से ज्यादा है तो वो सोचेंगे कि नहीं 2 दिन रुक जाते हैं, उसके बाद हो सकता है कम हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। पहले शायद हुआ करता होगा, लेकिन अब आगे रेट बढ़ते ही हैं, घटते उतने नहीं है जितने ज्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जो पूरे विश्व में 2 इकोनॉमी सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है गोल्ड के प्राइस को, एक है अमेरिका की इकोनॉमी, दूसरी चाइना की इकोनॉमी। यदि अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एक ऐसा संदेश निकलता है जिससे उनके आर्थिक हालात के बारे में वो चिंता जताते हैं, उनके बॉन्ड के बारे में वो चिंता व्यक्त करते हैं, उनके डॉलर इंडेक्स के बारे में वो चिंता व्यक्त करते हैं, तो डेफिनेटली गोल्ड के प्राइस ऊपर जाएंगे। और यदि चाइना रोज गोल्ड को बाय करेगा, सिल्वर को बाय करेगा, जैसे चाइना ने सिल्वर एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो नेचुरली सिल्वर के प्राइस ज्यादा होंगे। ये तो होने ही वाला है। और देखिए, यदि मान लीजिए कि सब कुछ इक्विटी मार्केट नहीं चल रहा, पिछले 1 साल में इक्विटी मार्केट बिल्कुल नहीं चला, तो कोई भी एक आम निवेशक है वो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे? उसके पास जो निवेश होगा वो सोने में करेगा, बिकॉज ये इट इज कॉल्ड द बेस्ट हेज अगेंस्ट एनी अदर एसेट क्लास। आपका इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है तो आप उस इन्फ्लेशन को मैच करने के लिए सोना खरीदेंगे कि मेरे इन्फ्लेशन की स्पीड से और ज्यादा कौन सा मुझे रिटर्न है, तो आप वही खरीदेंगे। तो लोगों को एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में जाना चाहिए। ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। प्राइजेस हमेशा से ऐसे ही मूव करते हैं, सेटल होंगे
और आपको अच्छा मौका वापस मिलेगा। हाँ, लेकिन कोई ये समझे कि 1 लाख रुपए वापस आ जाएगा, मुझे नहीं लगता कि 1 लाख रुपए प्राइस वापस आएगा। मैं चाहूंगी कि इस पर भी आप बातचीत कीजिएगा कि आने वाले समय में क्या फिजिकल गोल्ड से लोग मूव करेंगे डिजिटल गोल्ड पे? अभी भी कुछ लोग हैं इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, फिजिकल गोल्ड से लोग डिजिटल गोल्ड पे ऑलरेडी मूव कर रहे हैं। हाँ। पिछले 1 क्वार्टर के आंकड़े ये दिखा रहे हैं कि ज्वेलरी की सेल कम हुई है और इन्वेस्टमेंट डिमांड ज्यादा हुई है। देखिए, अगर आज आप 100 ग्राम का एक नेकलेस बनाने की कोशिश करें तो उसकी कीमत लगभग 16 लाख रुपए तो ज्वेलरी की गोल्ड की कीमत हो जाएगी। उसके ऊपर आप 1-2 लाख रुपया लेबर चार्जेस का, मेकिंग चार्जेस का पेमेंट करेंगे, तो 18 लाख रुपए की ज्वेलरी पहन के कोई भी अपनी बहन बेटियों को, बहुओं को बाहर नहीं जाने देगा। तो ये बहुत ही स्वाभाविक है कि जैसे जैसे इसके दाम ज्यादा बढ़ेंगे वैसे वैसे ये स्टोर ऑफ वैल्यू हो जाएगी इंस्टेड ऑफ कंजम्पशन आइटम। मतलब आप उसको पहन के नहीं घूमना चाहेंगे, आप उसको एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखना चाहेंगे। और इन्वेस्टमेंट में हर कोई आदमी उसको सोचता है कि मैं इसको एक डीमेट फॉर्म में रखूं, क्योंकि अपने घर में रखना, आपके घरों में किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं होती है, बैंक के लॉकर की भी कोई ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है, तो आप उसको डिजिटलाइज्ड वे में ही रखना चाहेंगे। ये बहुत स्वाभाविक है और इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ भी गलत है। यदि ये दाम ऐसे ही बढ़ेंगे तो ज्वेलरी व्यवसाय के ऊपर भी इसका असर आने वाला है। और जो हम ठीक है नवनीत अग्रवाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। क्या पैटर्न बदला है अब मार्केट का कि लोग EMI पर ले रहे हैं या एक्सचेंज ऑफर कर रहे हैं? EMI का सिस्टम तो अब नहीं बचा, क्योंकि दुकानदार को इसमें काफ़ी नुकसान होने लगा। मगर एक बात ज़रूर है कि अब ग्राहक कम कैरेट की ज्वेलरी की मांग कर रहा है, कम वजन के आभूषणों की मांग कर रहा है, ताकि वो अपने रीति रिवाज की भी पूर्ति कर सके, अपने धार्मिक संस्कारों की पूर्ति कर सके। इसलिए व्यक्ति अब अपने बजट में कम कैरेट के आभूषणों की मांग करता है। निश्चित रूप से कम वजन के आभूषणों की मांग काफ़ी बड़ी है हमारे बाजार में, और हमारे जो डिज़ाइनर हैं, हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग हब में जितने लोग काम करते हैं, उन लोगों ने भी अब इस अनुरूप, कस्टमर की मांग के अनुरूप नए नए आभूषणों के डिज़ाइन करना, उसको बाजार में उतारना प्रारंभ किया है। धीरे धीरे ये बाजार भी सामान्य होगा, क्योंकि कोई भी साइकिल एक तरफ कभी भी नहीं चलता, कहीं ना कहीं उसमें स्थिरता आएगी और बाजार में फिर से रौनक लौटेगी, ऐसा हमारा मानना है। अच्छा, आपका क्या प्रेडिक्शन है कि ये अब लोग इसको न्यू नॉर्मल समझ लेंगे? भाव में कहीं अभी नॉर्मल जैसी स्थिति फिलहाल तो नहीं लगती। हाँ। बाजार काफी वॉलेटाइल है। कल ही काफी तेज उतार चढ़ाव रहा, लगभग 10-12% का उतार और चढ़ाव सोने और चांदी दोनों भाव में रहा है। बाजार में अभी ये साइकिल चल रहा है और मेरा ऐसा अनुमान है आने वाले 1 महीने तक भी बाजार लगभग इसी साइकिल के साथ चलेगा, मगर इसके बाद बाजार में निश्चित रूप से थोड़ी स्थिरता आएगी। आने वाला समय काफी वॉलेटाइल है, निवेशकों को भी थोड़ा ध्यान से काम करना चाहिए। जी, निवेशकों को भी काफी ध्यान से काम करना चाहिए। एक बड़ा फर्क और हमारे पूरे ट्रेड, अच्छा बात पूरी कर लीजिए आप अपनी पहले। एक बड़ा फर्क हमारे पूरे ट्रेड में जरूर आया है कि कस्टमर, ग्राहक, उपभोक्ता जरूर थोड़ा दूर हुआ है, मगर निवेशक और नया निवेशक इन भाव में भी बिल्कुल नहीं झिझक रहा सोने और चांदी में निवेश करने में। वो बल्क में अपनी क्षमता के अनुसार बाइंग कर रहा है। इसलिए हमारे बिजनेस वॉल्यूम पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ा, मगर हमारे प्रॉफिट ऑफ मार्जिन पर काफी इफेक्ट पड़ा है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर काफी इफेक्ट पड़ा है। मतलब जितना पहले प्रॉफिट हो जाया करता था उतना प्रॉफिट अब नहीं होता है। मिलने वाला रिटर्न भी हम सब। ओमनाथ शर्मा जी आपके पास आते हुए, सर माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, ओमनाथ शर्मा जी आपके पास आते हुए कि जो अब रेट हैं सोने और चांदी के, क्या आने वाले दिनों में आम लोग इसको ऐसे लेने लगेंगे कि ये ही न्यू नॉर्मल है और ये इतना तो रहेगा ही? तो आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि क्या फ्यूचर है सोने और चांदी का, और जो लोग हैं क्या वो अपना पैटर्न बदलेंगे खरीदारी का? डेफिनेटली सोना और चांदी दोनों इंटरनेशनल मेटल्स हैं और डॉलर डिनोमिनेटेड मेटल्स हैं, तो डेफिनेटली डॉलर का जैसा मूवमेंट होगा, अगर डॉलर कमज़ोर होगा तो इन पे तेज़ी बरकरार रहेगी, अगर डॉलर मजबूत होगा तो इन पे तेज़ी कम होगी। और दूसरी चीज़ें फेड रेट का भी फ़र्क पड़ता है, अगर फेड रेट कम होगा तो डेफिनेटली फिर डिमांड आपकी सिल्वर और गोल्ड की बरकरार रहेगी, क्योंकि देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर इन्वेस्टर की नहीं होगी, क्योंकि मेटल आपको इंटरेस्ट नहीं देता है, और अगर हम वही इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाते तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, मेटल्स में नहीं मिलता है, तो डेफिनेटली डॉलर के मूवमेंट पे फ़र्क पड़ेगा।
बढ़ेगा। साथ में आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम इंडिया में इग्नोर कर रहे हैं, जिस पे चर्चा जरूर होनी चाहिए कि यूएस ईरान के साथ क्या करता है और रशिया और यूक्रेन का क्या होता है। अगर विश्व शांति होगी और ग्लोबल लेवल पे अगर चीजें सेटल होंगी तो ये दाम का मूवमेंट फिर आपके कम होना शुरू हो जाएंगे। जैसे बात भी हुई कि 10 से 15% के मूवमेंट्स हुए, जब ऐसे मूवमेंट्स खत्म होंगे तब जाके हम कह सकते हैं कि दाम स्थिरता की तरफ बढ़ेंगे। सर मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, वक्त की थोड़ी कमी है। हुकुम सोनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं पहली बार ही उनका रिएक्शन लूंगी। हुकुम सोनी जी, आप बताइएगा कि इंदौर की जनता को लेकर खासतौर पर कि उनका क्या रुख है, सोने चांदी के जिस तरह से रेट में फ्लक्चुएशन आ रहा है, खासतौर पर चांदी के दाम जो इतने बढ़ गए हैं, उसके बाद उनका क्या रुख है? देखिए, सोने और चांदी के जिस तरह से दाम बढ़े हैं उससे निवेशकों का जो रुझान है पूरी तरह सोने चांदी के प्रति है, क्योंकि इंदौर में प्रॉपर्टी सेक्टर पूरी तरह खराब हो चुका है और शेयर बाजार पे किसी को विश्वास नहीं है और सोने को एक सुरक्षित निवेश के रूप में इंदौर शहर वाले से देख रहे हैं और ऑल इंडिया विश्व में सभी जगह देखा जाता है। तो कुल मिला के जो सोने में तेजी मंदी हो रही है उसमें निवेशकों को अच्छा खासा फायदा भी हुआ, पर इससे क्या है कि जो हाजिर गिराकी है उस पर प्रभावित हुई है। कुल मिला के हम देख रहे हैं पिछले 3 माह से सोने में जिस तरह से तेजी और चांदी में जिस तरह से तेजी आई है, तो बाजार में अच्छी खासी गिराकी है, वो भी सिर्फ बुलियन की गिराकी है और जो खेलची गिराकी आभूषणों की गिराकी वो बिल्कुल नगण्य है, बिल्कुल कमज़ोर है। और ऐसा लगता है कि जो निवेशक है उसको पूरी तरह से विश्वास है कि सोना चांदी लेने में फ़ायदा है और उसे जो फ़ायदा हुआ है उसका जो असर सराफे बाजार में देखने को आया है। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं कि सोना चांदी एक मजबूत धातु के रूप में और सुरक्षित निवेश के रूप में देख के खरीदा जा रहा है। तो आज जैसे सोने में करीबन कल और आज में करीबन 60,000 का फर्क आया है और इसी तरह चांदी में आया है और इसी तरह सोने में करीबन 15,000 रुपए का फर्क आया है। तो भी आज सराफा बाजार में बुलियन की गिरावट मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, मेरे पास इतना ही वक्त था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि सोना 1 लाख के नीचे आएगा तब वो खरीदेंगे, तो इसको तो बिल्कुल आप भूल ही जाइए। 1 लाख के नीचे नहीं आने वाला है इस साल, जो सुरेंद्र मेहता सर ने साफ कर दिया है। लेकिन आने वाले दिनों में यही रेट्स न्यू नॉर्मल बन जाएंगे। लेकिन जो इन्वेस्टर हैं जो डिजिटल गोल्ड में वो जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो बिल्कुल पूरी तरह से सेफ है। और ये भी हमने समझा कि आखिर क्यों इतने दाम बढ़ रहे हैं। आज की चर्चा में इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।